आज के डेट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए अपेयर हो रहे हैं और जितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, उन दोनों के बीच में अनुपात में गैप बहुत बड़ा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम है और नंबर ऑफ कॉलेजेस की सीट्स बहुत ज्यादा है। कि आपका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, किस तरीके से आपको कॉलेज अप्रोच कर रहा है या आप किस तरीके से कॉलेज को अप्रोच कर रहे हैं, हर एक विद्यार्थी को ये चीज मिलनी चाहिए। क्योंकि 4 साल आप किसी विद्यार्थी की जिंदगी से नहीं लौटा सकते। अगर आज जितने विद्यार्थी जो 2023 में इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स होंगे वो 2027 में जाके दोबारा इंजीनियरिंग करने के बारे में नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों और आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट में नामांकन जो है, अगर चूंकि हम लोग के पास जब भी कोई विद्यार्थी आते हैं तो हम लोग उनसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि बेसिकली आप हमारे पास एडमिशन के लिए आए हैं या प्लेसमेंट के लिए आए हैं। सारे जो शिक्षण संस्थान जो भी संचालक हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये सलाह भी देता हूं लोगों की, और नेचुरली हर कोई अच्छा है, हर कोई बेहतर है, हर कोई अपना अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैं नहीं ये कहूंगा कि बाकी लोग जो है वो उनसे हम लोग बेहतर हैं। हाँ, हम लोग अपना काम जो है पूरे प्रयास रहती है हमारा कि हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, सटीक तरीके से करते हैं। हाँ, कभी कभी किसी न किसी तरीके की गलतियां होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको सुधारने की। बेसिकली एक व्यक्ति जब 12th पास करता है, जैसे आप समझते हो, एक व्यक्ति जब 12th पास करता है तो नेचुरली 10th और 12th की तो सारी जो उसकी पढ़ाई होती है और सारी जो उसकी आवश्यकता होती है स्कूल के माध्यम से पूरी तरीके से पूर्ण कर दी जाती है। नमस्कार, सिटी लाइव के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। शास्त्रों में कहा गया है, शिक्षा विहीना नरः पशु समाना, यानी वह व्यक्ति जो शिक्षा के विहीन है जानवर के समान है। शिक्षा का महत्व बताने योग्य नहीं है। आज के दौर में शिक्षा की आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता अभूतपूर्व है। 10वीं और 12वीं कक्षा ऐसी स्थिति होती है कि मानो उस किले को पार करके एक सुघड़ कैरियर का निर्माण करना होता है। इस स्थिति में बहुत उहापोह होती है और निर्णय की स्थिति होती है। जानकारी के अभाव में कभी कभी बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं। अभिभावक भी बहुत ज़्यादा उनको सहयोग नहीं कर पाते हैं। कारण जागरूकता की कमी होती है, जानकारी का अभाव रहता है। ऐसे ही जागरूकता को बढ़ाने के लिए, अभिभावकों समेत बच्चों को जानकारी देने के लिए एक संस्था काम पिछले लगभग 1.5 दशकों से कर रही है। बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है। बच्चों का सहयोग कर रही है, गार्जियन का सहयोग कर रही है और बच्चों के एक शानदार करियर के निर्माण में लगी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान नामक संस्था की। संयोग से आज उनके संस्थापक और संचालक सुरेश कुमार सिंह ने हमारे साथ बातचीत करने का कुछ समय निकाला है। इस साक्षात्कार के माध्यम से वे बच्चों को किस तरह निर्देशित करेंगे, गार्जियनों को किस तरह सहयोग कर पाते हैं, संस्था क्या सुविधा प्रदान करती है, इन सब विषयों पर उनसे सीधे बात करेंगे। तो सीधे जुड़ते हैं जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के संस्थापक व संचालक सुरेश कुमार सिंह से। आपका सिटी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी लाइव के सारे दर्शकों को जनरेशन शिक्षा समाधान की ओर से बहुत बहुत बधाई। और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ इस मंच को साझा करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ, तो इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद जी। जानना ये चाहेंगे कि अपनी संस्था जो है जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान, शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं समाधान हो रहा है, तो इस पर कृपया प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि समाधान किस तरह का, किस तरह समाधान कर पाते हैं। जी, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सुरेश कुमार है और जनरेशन ने शिक्षा समाधान जो है इसकी शुरुआत लगभग आज से 15 साल पहले 2008 में हम लोगों ने बोकारो से की थी। और आज हमारी संस्था जो है उसके ऑफिसेज बोकारो में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है, रांची में है, कलकत्ता, दुर्गापुर में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे साथी और मित्रों का साथ मिला है, जिसकी वजह से आज बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में और झारखंड के डिफरेंट जगहों पे हम लोग कार्यरत हैं, जिनके साथ जुड़ करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों तक सही चीज हम लोग पहुंचा पाएं। बेसिकली एक व्यक्ति जब 12th पास करता है, जैसे आप समझते हो, एक व्यक्ति जब 12th पास करता है तो नेचुरली 10th और 12th की तो सारी जो उसकी पढ़ाई होती है और सारी जो उसकी आवश्यकता होती है स्कूल के माध्यम से पूरी तरीके से पूर्ण कर दी जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है उन्हें क्या बनना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि कैरियर के बहुत सारे अवसर हमारे पास आज हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे जमाना बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, उस तरीके से कैरियर के नए नए ऑप्शंस विद्यार्थियों के पास आ रहे हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन नए अवसरों से चूक जाते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है, और जिसकी वजह से आज के डेट में जो तरक्की की संभावनाएं हैं उनसे वो चूक जाते हैं। तो जनरेशन ने शिक्षा समाधान बेसिकली 12वीं पास विद्यार्थियों या 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन पास विद्यार्थी होते हैं और 10वीं पास विद्यार्थी भी जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, जो 10+2 के अलावा भी प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर जाना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थियों को हर एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग होती है, हर एक व्यक्ति की आर्थिक क्षमता अलग होती है।
कैरियर की संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। तो जनरेशन एक्स बेसिकली एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता और जिस तरीके से आज हमारे समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, ठीक है ना, उन अवसरों को देखते हुए और जो डिमांड हमारे बीच में है उनको देखते हुए उनको डिफरेंट कोर्सेज, उनको डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। और उसके बाद हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर विद्यार्थी और अभिभावक संतुष्ट होते हैं तो हमारी संस्थान जो है विभिन्न राज्यों के जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है उनमें नामांकन कराने में भी विद्यार्थियों का सहयोग करती है। और ये काम लगभग पिछले 15 सालों से हम लोग सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं और सैकड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों का मार्गदर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, अभिभावकों को एक सही जानकारी आप प्रदान करते हैं, वह भी निःशुल्क। तो यह व्यवस्था किस तरह से चल पाती है और दूसरी बात कि बच्चे या अभिभावक किस तरह से आपको संपर्क कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि संपर्क करने की जहां तक बात है तो उसके लिए तो फिर आपके चैनल या हम आपके जैसे बहुत सारे सहयोगी हैं जिनके मंच पे जो है पे जाने का अवसर प्राप्त होता है और जिसके माध्यम से लोग जानते हैं। तो नीचे दिए गए जो नंबर्स होंगे उन पे भी कांटेक्ट करके विद्यार्थी आ सकते हैं। प्लस हमारा कार्यालय जो है बोकारो में है, सिटी सेंटर सेक्टर 4 में, प्लस धनबाद में बैंक मोड़ में, बड़ा गुरुद्वारा के अपोजिट बॉम्बे स्वीट्स के ऊपर है। दुर्गापुर में हमारा ऑफिस जो है वो विधान नगर में है, आईसीआईसीआई बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे, और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में भी हमारा ऑफिस है। इसके अलावा जमशेदपुर में हमारा ऑफिस है। और इस तरीके से बहुत सारे सहयोगी हैं जिनके साथ हम लोग जो है जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो वो सारी जानकारी जो होगी जब टेलीफोनिकली बात करेंगे तो विद्यार्थी ले सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक काउंसलर की, जैसे मैंने बताया आपको, काउंसलर की आवश्यकता क्यों होती है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के डेट में, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप भी समझ रहे होंगे। आज पहले समय था कि बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता होती थी, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी, तब जाकर के समाचार का जो है लोगों के बीच में आप पहुंच पाते थे। ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी इस क्षेत्र में नहीं आ सकता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का कमाल है कि सिटी लाइव जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बन गए हैं, जो सही चीज विद्यार्थियों तक या सही चीज जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी संसाधन की आवश्यकता नहीं थी, छोटी सी चीजों के माध्यम से लोग तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ये सारा कमाल टेक्नोलॉजी का है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में सारी चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में हर एक दुकान पे आपको सारी दवाइयां मिल जाती हैं। तो लेकिन बावजूद उसके हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवाई खानी है, किस मात्रा में खानी है और कब खानी है। सारे विद्यार्थी जो होते हैं उनकी सारा जो नॉलेज है, सारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चनर है, हर चीज वो आपको किताबों मिल जाएगी और वो किताब बहुत इजीली किसी न भी दुकान पर उपलब्ध है। लेकिन बावजूद उसके हम किसी न किसी शिक्षक के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ट्यूशन या स्कूल के माध्यम से, क्योंकि हम शिक्षक को पता होता है कहां से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और उन किताबों की मदद से और शिक्षक के मार्गदर्शन में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने कैरियर के शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो मेरा मानना यह और मेरा कहना यह है कि सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन वो सही चीज आप तक कैसे पहुंचे, सही चीज आपको कैसे मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक कैरियर काउंसलर वही चीज का काम आपके बीच में करता है, ठीक है। और जनरेशन ने शुरू से इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि हम लोग विद्यार्थियों को वो चीजें देते हैं जो कि हम वो कभी नहीं देते विद्यार्थियों को, जो उनको इजीली मिल जाता है या जो कि खुद ही से उनको उपलब्ध है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर वो किसी काउंसलर के पास आ रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी जानकारी या कुछ बेहतर जो होगा कैरियर के बारे में सुझाव जो होगा हमारे माध्यम से उनको मिलेगा। तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों को सही सलाह, सही कॉलेज, सही कोर्स उनको बताया जाए और सही शिक्षण संस्थानों में के बारे में उनको जानकारी दी जाए ताकि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। बिल्कुल, जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका होती है और मार्गदर्शक के बिना एक रास्ता प्रशस्त नहीं हो पाता है। उसी भूमिका में आप हैं जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के रूप में। अब जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो गई हैं, तो विद्यार्थियों के समक्ष, क्योंकि कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी हो गए हैं, कुछ आने वाले भी हैं, तो विद्यार्थियों के समक्ष क्या एक मजबूत विकल्प के रूप में, एक संभावना के रूप में क्या आप देखते हैं, कौन सा करियर विकल्प अच्छा? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम विद्यार्थियों को और तमाम अभिभावकों को फिर से एक बार बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हमें हर चीज में जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो एक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जो वही प्रमाणित करता है कि हमने जो पढ़ाई और अपना समय जो दिया है, ठीक है ना, उसकी वैल्यूएशन क्या है। और 10th के विद्यार्थियों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम 10th के विद्यार्थियों ने अपना 10th कंप्लीट कर लिया है। 12th की भी एग्जामिनेशन आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड की कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी स्टेट्स के भी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे राज्यों में तो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। जेई 1 भी कंप्लीट हो चुकी है और जेई 2 का भी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स के जो पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अप्रैल और मई के महीने में कंटिन्यू एग्जामिनेशन का महीना होता है, ठीक है। और इसे एक त्योहार की तरह विद्यार्थी मनाते हैं और कंप्लीट जो वो 2 साल से लगातार प्रयासरत थे और प्रयास मेहनत कर रहे थे, उसका बेहतर रिजल्ट उनको मिले, इसी उम्मीद के साथ सारे विद्यार्थी एग्जामिनेशन सेंटर की ओर मूव कर रहे हैं। तो अप्रैल और मई जो होगा ये डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डिफरेंट स्टेट्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और
बाकी सरकारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से बिजी रहने वाला, मंथ होने वाला विद्यार्थियों के लिए तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों को है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल उन्हें जरूर मिले। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बता दूं कि अभी जो ये महीना कंटिन्यू कमिंग मंथ आने वाला है, जेई अभी चूंकि सरकार जेई मेंस के एग्जामिनेशन के माध्यम से ही देश में सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके माध्यम से सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में एडमिशन होता है। इसके अलावा कुछ राज्य भी ऐसे हैं जिन राज्यों में बहुत पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी देश भर से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो जैसे वेस्ट बंगाल WBJEE का एंट्रेंस एग्जाम हो गया या कॉमेड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसमें भी काफी मात्रा में विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी और इसके माध्यम से जेईई मेंस का जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो इसके रैंक का इस्तेमाल करके अलग अलग राज्य जो है और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये काउंसलिंग कराती है और जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने मेरिट के आधार पर डिफरेंट स्टेट्स में उनको सीट्स मिलती है। तो अभी फिलहाल जो ये महीना है ये अभी क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो अगर बड़े कोर्स की बात करें, मतलब अगर जो बच्चे PCM लिए हुए हैं तो सबसे ज्यादा अगर बच्चों में जो रुझान है वो भी इंजीनियरिंग के प्रति रुझान है। बहुत सारे विद्यार्थी जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं और बहुत बड़ा मॉब जो होता है वो इंजीनियरिंग की ओर मूव करता है। तो अभी जिन लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म का टाइम खत्म हो चुका है, तो वो सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम को भरेंगे। तो अभी इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा विकल्प है जिसको लोग मतलब सबसे प्राथमिक कैरियर के रूप में 12th पास PCM लिए हुए स्टूडेंट्स जो है चुन रहे हैं। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात करें तो इंजीनियरिंग में हर वर्ष लाखों बच्चे अपियर होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास करते हैं, कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। कॉलेजों में दाखिला लेने में भी मारामारी होती है। कॉलेज पर्याप्त संख्या में है, बहुत सारे कॉलेजों में सीटें नहीं भर पाती हैं, बहुत सारे कॉलेजों से बच्चे निकलते हैं तो उनका तुरंत कैंपस सिलेक्शन होता है। तो ये जो डिग्रियां तो लगभग सेम है, हर जगह सेम ही है, सबका एक ही सर्टिफिकेशन है। ऐसी स्थिति में आप जिस संस्थान को चला रहे हैं, एक लंबा सुदीर्घ अनुभव रहा है आपका, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों और आपको को ये बताना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट में नामांकन जो है, अगर चूंकि हम लोग के पास जब भी कोई विद्यार्थी आते हैं तो हम लोग उनसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि बेसिकली आप हमारे पास एडमिशन के लिए आए हैं या प्लेसमेंट के लिए आए हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई भी विद्यार्थी एडमिशन की इच्छा रखता है और खासकर इंजीनियरिंग में, तो हमारे जैसे किसी संस्थान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैकड़ों शिक्षक संस्थान ऐसे खुले हुए हैं जहां पर सीटें खाली हैं, जहां पर विद्यार्थी खुद चाहे तो जाकर के एडमिशन ले सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कॉलेजेस का चयन कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आप एडमिशन के लिए आए हैं तो हमारी आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपका टारगेट प्लेसमेंट है तब आपको एक सही काउंसलर की आवश्यकता है जो एक सही कॉलेज तक आपको पहुंचा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के डेट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए अपियर हो रहे हैं और जितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, उन दोनों के बीच में अनुपात में गैप बहुत बड़ा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम है और नंबर ऑफ कॉलेजेस की सीट्स बहुत ज्यादा है। तो हर एक जगह पे सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप कॉलेज चुनते हैं या कॉलेज का मतलब अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो चूंकि हम लोगों ने चूंकि आज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत लंबा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मंथ रहने वाला और सारे विद्यार्थी इसलिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ताकि उनको अच्छा रैंक और उस बेसिस पे उनको अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन कभी आप सोचते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दुर्भाग्य से उनका रैंक अच्छा नहीं आया या किसी कारण से उनकी तैयारी नहीं हुई अच्छी, फिर भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान है जिनमें उनको एडमिशन मिल जाता है। क्यों मिलता है उनको एडमिशन? अगर उनका रैंक अच्छा नहीं है बावजूद उसको अगर कोई शिक्षण संस्थान उनको ब्रांचेस ऑफर कर रहा है, दैट मींस वहां पे सीट्स अवेलेबल है। तो एक बहुत सिंपल सा टैगलाइन हम लोगों ने हमेशा विद्यार्थियों को बताया है कि इफ यू हैव गिवन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके पास अगर रैंक नहीं है, मतलब इफ इट इज वेरी इजी टू गेट एडमिशन इन ए कॉलेज, इट विल बी वेरी टफ टू टेक प्लेसमेंट इफ यू डोंट हैव रैंक, and if it is very tough to get admission is just because the placement is very good। मतलब इसको साधारण शब्दों में अगर हम बोले, नामांकन की प्रक्रिया अगर रैंक अच्छा नहीं है और उसके बावजूद किसी कॉलेज में बहुत आसान है तो विश्वास करिए वहां प्लेसमेंट बहुत मुश्किल होगा। और बहुत मुश्किल से अगर किसी संस्थान में अगर आपका अच्छा रैंक नहीं है, क्योंकि अच्छा रैंक है तब तो आपको काउंसलिंग से कहीं ना कहीं अच्छे संस्थान में सीट मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपके पास रैंक अच्छा नहीं है और उसके बावजूद किसी संस्थान में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वहां आपको बहुत मुश्किल हो रही है एडमिशन लेने में, तो विश्वास करिए वहां प्लेसमेंट बहुत आसान होगा। क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, संस्थानों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत बेसिक चीज है जो हमेशा हम चाहते हैं कि विद्यार्थी समझे कि अगर संस्थान आपकी जरूरत है, मतलब अगर कोई कॉलेज किसी विद्यार्थी की आवश्यकता है तब तो विद्यार्थी का कैरियर बनेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर विद्यार्थी किसी संस्थान की आवश्यकता है तो उस विद्यार्थी की बसें आएंगी, उस विद्यार्थी का गेट बनेगा, उस कॉलेज का बिल्डिंग बनेगा, लेकिन विद्यार्थी का कैरियर नहीं बनेगा। क्योंकि वहां पे विद्यार्थियों को अच्छा माहौल नहीं मिलता, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी कॉलेज को विद्यार्थी चुने, एंट्रेंस खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत तरह के कॉलेजेस और बहुत तरह के संस्थान आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से लोग जो है काउंसलिंग विद्यार्थियों को देते हैं, तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप नामांकन की प्रक्रिया में जाएं और एडमिशन की प्रक्रिया में जाएं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है।
ठीक है, किस तरीके से आपको कॉलेज अप्रोच कर रहा है या आप किस तरीके से कॉलेज को अप्रोच कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक चीज है, छोटी छोटी चीजें अगर जिनको लोग ध्यान दिया, चूंकि मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले एडमिशन लेते हैं और उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कॉलेजेस सही है, जबकि पहले वो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए और बाद में उनको एडमिशन लेना चाहिए। और वही इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है विद्यार्थियों को देते हैं कि कॉलेजेस को कैसे बेहतर चुनाव जो है वो कर सकते हैं। और यही काम जनरेशन शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से कर रही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को जो बेहतरीन शिक्षण संस्थान है, चूंकि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कैरियर, बेहतरीन पढ़ाई, अच्छे फैकल्टीज, अच्छी किताबें, अच्छा माहौल, ये हर एक विद्यार्थी का अधिकार है। हर एक विद्यार्थी को ये चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 साल आप किसी विद्यार्थी की जिंदगी से नहीं लौटा सकते। अगर आज जितने विद्यार्थी जो 2023 में इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स होंगे वो 2027 में जाके दोबारा इंजीनियरिंग करने के बारे में नहीं सोच सकते, तो उनका बहुमूल्य समय तो चला ही जाता है। साथ ही साथ जो माँ बाप गाड़ी कमाई करके और एक इच्छा के साथ, हर एक गार्जियन का ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा अच्छा इंजीनियर बने, ठीक है, वो सपना भी अगर चकनाचूर हो जाता है अगर उनको अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी आप कॉलेज का चुनाव करें तो कुछ मापदंड है जिनको आप ध्यान में रखते हुए ही कॉलेजेस का चुनाव करें, और उसमें हम लोग पूरी मदद विद्यार्थियों की करते हैं। बिल्कुल, सुरेश जी ने काफी रिमार्केबल बात कही कि यदि आपको आसानी से कॉलेज मिल जा रहा है और आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो हो सकता है भविष्य आपका उतना सुखद नहीं हो सके। इसलिए इस बात की परख बहुत जरूरी है, खासकर जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान आपकी इस काम में बहुत सहायक सिद्ध होगा कि यदि आप मिलकर के सुरेश जी से या इनके और काउंसलर से मिलकर के बात करते हैं और एक सही सलाह लेते हैं तो उस सलाह पर चल करके एक शानदार करियर का निर्माण हो सकता है। इस तरह पीसीएम पर आपने विशद चर्चा की, आपने बताया बच्चों को कि किस तरह कॉलेजों का चयन होना चाहिए, फिर आपसे मिलकर के बच्चे भी ये जान पाएंगे कि कौन सा कॉलेज उनके लिए सही होगा, कौन सा कॉलेज उनके भविष्य के लिए सही होगा, या वो 4 साल अपना खर्च करके पैसे और साथ साथ अपनी पढ़ाई खर्च करके एक शानदार करियर निर्माण कर सके। बात करते हैं पीसीबी सेक्शन की। पीसीबी सेक्शन में पीसीएम सेक्शन की तुलना में बच्चे कम होते हैं, सीटें भी पूरे देश भर में देखा जाए तो कम है, उसमें आप किस तरह मार्गदर्शन करना चाहेंगे बच्चों को? तो जैसे मैंने बताया कि आपका सीटों का जो अनुपात है वो बिल्कुल अलग है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे भारी भरकम फीस जो होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो फीस बहुत कम है, लेकिन वो सीट सिर्फ उन लोगों को मिल पाती है जो कि बहुत ही मेधावी छात्र हैं और जिन्होंने नंबर जो है बहुत अच्छा सिक्योर किया है। लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट का कट ऑफ 600 से नीचे, उसके ऊपर गवर्नमेंट कंटिन्यू काम करे, बहुत सारे नए नए प्रावधान ला रही है गवर्नमेंट की। प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीटें हैं उनको गवर्नमेंट फीस में कन्वर्ट करने का प्रयास चल रहा है। पिछले साल भी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी काम किया है, तो 2023 में उम्मीद है उसके ऊपर कोई नया ड्राफ्ट या नया इन्फॉर्मेशन आएगा, तो जो आपके दोबारा आपसे मिलने का अगर मौका मिला तो हम लोग उसके ऊपर जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनुपात में बहुत बड़ा गैप है, और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो काफी हाई है, मतलब लगभग 50 लाख से ऊपर जो है वो फीस जो है किसी भी प्राइवेट संस्थान में मिनिमम से शुरू होती है। मतलब अगर टोटल फीस की बात करें 4.5 साल का फीस नॉर्मली लगता है कॉलेजेस में, और बहुत सारे संस्थान ऐसे जहां पे फीस की जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। तो इंडिया में, भारत में जो सीटों की संख्या भी काफी कम है, और जितने लोग गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट के लिए क्वालिफाई करते हैं उनके लिए भी सीट जो है वो आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम है तभी सीट मिल पाती है, और अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो भी आपको आपके मेरिट पे एक सीट मिलेगी, ये भी श्योर नहीं है। तो इसलिए हम लोग विद्यार्थियों को हमेशा ये कहते हैं कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए और जो भी रैंक आपको आता हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ये डिसाइड करना कि आपको कॉलेजेस कौन से चुनने हैं, उसके बाद किन राज्यों में आपकी इच्छा है जहां आप जाना चाहते हैं, इसके अलावा आपका बजट क्या और उस बजट के हिसाब से किन किन स्टेट्स को आपको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि काउंसलिंग एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसको सरकार काफी मेहनत करके आसान बनाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार हम लोग चूंकि काफी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को समझने में हम लोग के लिए सरलता होती है, और नेचुरली विद्यार्थी भी इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी हमारे पास आते हैं तो नेचुरली हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि अपने 15 साल के अनुभव के आधार पर उनको जो बेस्ट काउंसलिंग दे पाए, उनके रैंक बेस्ड काउंसलिंग पे वो हम लोग उनको मुहैया कराते हैं। और विभिन्न राज्यों में होने वाले एक मेडिकल की काउंसलिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस की हो, उनमें काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को कैसे उनके बजट फ्रेंडली कॉलेजेस मिल सके, जिनके पास सारे संसाधन परिपूर्ण हो, उनमें भी हम लोग विद्यार्थियों का सहयोग करते हैं। इसके अलावा वैसे विद्यार्थी जो मान लीजिए किसी कारण से एमबीबीएस की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको सीट नहीं मिल पाती है, वैसे विद्यार्थी भी हमारे माध्यम से डेंटल के कोर्सेज में, चूंकि उसमें भी काफी सारा स्कोप है, उसमें भी एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा बी फार्मेसी भी फील्ड है जिसमें भी काफी अपॉर्चुनिटी है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है, जीएनएम है, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें जो विद्यार्थी 21 लाख में, चूंकि हर साल जो चयन होता है, जैसे लास्ट ईयर लगभग 18 लाख विद्यार्थी थे, 10 लाख के आसपास विद्यार्थी ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए थे नीट के एग्जामिनेशन में, जिन्होंने कट ऑफ को पार किया था। बाकी जो विद्यार्थी थे वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाए थे। तो बहुत बड़ा मॉब है जिनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विभिन्न कोर्सेज का चयन करते हैं, और जनरेशन इसके माध्यम से मेडिकल में, एमबीबीएस में, और इसके अलावा बाकी जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में भी काउंसलिंग के माध्यम से किस तरीके से उनको उनके मन मुताबिक कोर्स और कॉलेज मिल पाए, इसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मित्रों के दबाव में या सामाजिक दबाव में एक अपना कैरियर निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके गार्जियन समझते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो उस कैरियर में आगे उतना एक्सेल नहीं कर सकेगा,
तो उनके गार्जियन एक मन में एक बना के रखते हैं कि ये बच्चा अगर करियर का अपना प्लानिंग अलग कर ले तो अच्छा कर सकता है, लेकिन बच्चे अपने गार्जियन को नहीं समझ पाते हैं। उस स्थिति में जब गार्जियन उनको चाहते हैं दूसरा राह पकड़ाना और बच्चे चाहते हैं किसी एक निश्चित राह में ही चले, भले आगे चलकर उनके लिए वो मार्ग अच्छा नहीं होगा, जनरेशन नेक्स्ट समाधान कैसे मदद करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जब आप पढ़ाई करते हैं तो नेचुरली जब आप 10th 12th कंप्लीट करते हैं तब तक एक विद्यार्थी इतना मैच्योर अनफ हो चुका होता है कि वो ये चीज समझ पाता है, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कि उनको कैरियर को किस दिशा की ओर ले जाना है। नेचुरली हर एक गार्जियन अपने बच्चों को बेहतर जगह की ओर देखना चाहते हैं और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं और ऐसे कैरियर्स हैं जिनको ऑप्ट करने के बाद जो लोग अपने शीर्ष पे पहुंचे हैं वो हमारे लिए आदर्श के समान होते हैं और गार्जियन हमेशा चाहते हैं कि उस तरह के कोर्सेज को ही हमारे बच्चे जो है वो ऑप्ट करें। तो मैं यही चाहूंगा कि ये बीच का सामंजस्य होना चाहिए विद्यार्थी और अभिभावकों के बीच में, क्योंकि अभिभावक भी जो होते हैं वो भी, चूंकि अभी जैसे 12th का एग्जाम आने वाला है, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक में थोड़ा एक चीज को ऐड करना चाहूंगा कि अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है, 10th का रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की होगी और उन्होंने अपना जो भी उनके पास ज्ञान था, नॉलेज था, उनको कलमबद्ध करके अपनी पुस्तिका पर उन्होंने लिख दिया है। रिजल्ट जो भी आए, ये जिंदगी का कोई आखिरी एग्जाम नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम जब अपनी 12th पढ़ाई कंप्लीट करता है और हाई एजुकेशन की ओर जाता है तो वहां भी उसे काफी एग्जामिनेशन पास करने पड़ते हैं। जब आप नॉर्मल जिंदगी में आते हैं तो यहां भी हर घड़ी, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपके कार्यालय में हो, हर जगह पर लगातार बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी एग्जामिनेशन हर एक व्यक्ति को देने पड़ते हैं और जब तक हमारा जीवन है तब तक ये लगातार संघर्ष और लगातार अपने आप को प्रूफ करने की प्रक्रिया जारी रहती है। तो जो आपका रिजल्ट आया है ये एक्चुअली में ये दर्शाता है कि आपने जो पढ़ाई करी उसमें आपको क्या अंक मिला। इससे ना आपकी काबिलियत सिद्ध होती है, नहीं इससे आपका पूरा व्यक्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी विद्यार्थी 12th का रिजल्ट आने के बाद या फिर 10th का रिजल्ट आने के बाद या आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, क्योंकि लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। और गार्जियन से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप उन पे इस तरह का दबाव ना बनाएं कि विद्यार्थी उसमें कोई गलत डिसीजन ले ले, क्योंकि जीवन अनमोल है और एक ही बार हमें मिलता है। तो इसलिए विद्यार्थी और अभिभावक जो है आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बनाए और किसी कारण से अगर आपसे चूक हो गई है तो बहुत सारे प्रयास हमारे को एजुकेशन में आपको मिलते हैं, दोबारा बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, रीअपेयरिंग हो सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कोई खत्म नहीं होती है। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं और बिल्कुल कोई गलत डिसीजन ना ले। और जहां तक बातचीत हुआ कैरियर की, अगर हम लोगों ने बातचीत हुई, जैसा आपने सवाल पूछा कि दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, तो देखिए मेरा अपना ये मानना है कि विद्यार्थी जो है अपने मित्रों के साथ भी रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर एक पढ़ने वाला विद्यार्थी और उसके साथ बहुत सारे मित्र अगर उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो नेचुरली उनके पास भी, चूंकि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है और आज नए युग में विद्यार्थी जो है बहुत सारी चीजें इजीली एक्सेस कर पाते हैं, नई जानकारियां इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि विद्यार्थियों के पास भी जानकारी जो है, उनके मित्रों के पास भी जानकारी वो गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, और जो सारी जानकारी गार्जियंस भी अपने बच्चों को दे रहे हैं वो भी गलत है या सही ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। नेचुरली दोनों को आपस में एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, आपस में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है, कि अगर दोनों व्यक्ति, अभिभावक और विद्यार्थी अपने अपने विचारधारा के साथ अगर एक सही काउंसलर से मिलते हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक एक सही कोर्स और एक सही कॉलेज और एक सही प्लेटफॉर्म का निर्णय करने में उनको मदद मिलेगी, जिससे वो एक सही कैरियर की ओर मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आपके गार्जियन आपको सलाह दे रहे हैं वो भी शायद कुछ हद तक सही होगा और आपने जो अपने दोस्तों से सलाह ली है, परामर्श ली और जिस कैरियर को बढ़ना चाह रहे हैं वो भी सही होगा। बट मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक बार जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे तो शायद दोबारा से 4 साल 5 साल या किसी कोर्स को ऑप्ट करने में दोबारा से आप नए कोर्स का स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले इंफॉर्मेशन लीजिए कॉलेज के बारे में, इंफॉर्मेशन लीजिए कोर्स के बारे में, इसके कैरियर प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है, और उसके बाद ही अपना निर्णय लें ताकि आप अपने कैरियर के शीर्ष पे आने वाले कुछ सालों में पहुंच पाएं। बिल्कुल, इसमें एक स्थिति और भी बनती है, जो ऐसे काफी बच्चे आपसे आए भी होंगे, मिले भी होंगे, समस्या बताए भी होंगे कि बच्चे की रुचि किसी और क्षेत्र में होती है, लेकिन गार्जियन एक सामाजिक दबाव में, या फलाने का लड़का इंजीनियर हुआ है या फलाने का लड़का मेडिकल पास किया है, वो इतना कमा रहा है, उसकी सैलरी इतनी अच्छी है, पैकेज मिला है, उस दबाव में अपने बच्चों को वो उसी ओर में ढालना चाहते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो उस फील्ड में जाना नहीं चाहता है, तो यहाँ एक क्लैश होता है गार्जियन और बच्चों के बीच में, वहां किस तरह समाधान निकल पाए? देखिए मैंने बताया ना, जैसे क्लैश की बात की, चूंकि जो ऑलरेडी इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके, लेकिन अगर क्लैश की अगर बातचीत करें तो सर एक चीज आप समझना होगा आपको, या गार्जियन से सभी लोगों को हम लोग को समझना होगा, हर एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग है। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, हर एक व्यक्ति एक फील्ड के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। आज हमारे समाज में विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न कैटेगरी के लोग हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। हम जिसको भी शीर्ष पे देखते हैं, हम उनकी सफलताएं देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते, उसके पीछे का उनका कंट्रीब्यूशन नहीं देखते, उनके पीछे का उनका डेडिकेशन नहीं देखते। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने अगर नेचुरली अगर आप किसी फील्ड में शीर्ष पे पहुंचे हैं और आपने समाज को एक एग्जांपल सेट करके दिया है कि भाई आपको अगर बनना है तो इस व्यक्ति जैसा बनना है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी चीज और प्रेरणादायक है और हर एक व्यक्ति को कोशिश जरूर करनी चाहिए।
लेकिन आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि आप एक दिन में कोई बच्चा आपका बड़ा नहीं हो गया है, आपने उसको पाल पोस करके बड़ा किया है, तो एक विद्यार्थी का क्या क्षमता है और विद्यार्थी की क्या कैपेसिटी है, ठीक है, वो एक गार्जियन बखूबी जानता है और विद्यार्थी खुद भी जानता है। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर बहुत ही कम पावर के गाड़ी में अगर हम एक ट्रक सामान लोड कर देंगे तो शायद वो खींच नहीं पाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज जिस समय और जिस चीज के लिए उपयुक्त है हम वही चीज देते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, हर एक कोर्स के लिए कोई किताबें नहीं बनी है, हर एक खाने बनाने के लिए कोई कॉमन मेन्यू नहीं बना। उसी तरीके से हर एक विद्यार्थी के लिए कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कैरियर बन सकता है। कैरियर आज बहुत सारे फील्ड्स में है, बहुत सारे क्षेत्र में है, नए नए कैरियर के अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसको विद्यार्थी भी समझ रहा है, शायद गार्जियन ना समझ रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गार्जियन जानते हैं जो विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि किसी भी व्यक्ति को आपको एक कोर्स के या पर्टिकुलर किसी कैरियर के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, आपकी आर्थिक क्षमता क्या है, किस तरह का माहौल उनको मिला है, किस तरह की परवरिश उनको मिली है, किस तरह के स्कूल्स में पढ़े हैं, उनका किस तरह का सर्किल रहा है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के ऊपर फोकस करती है और उसके आधार पर ही वो अपने जीवन में आगे का रास्ता मार्ग प्रशस्त करता है। तो किसी को देख करके बहुत ज्यादा इंस्पायर होना अच्छी चीज है, लेकिन अपनी क्षमताएं और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आप अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट की ओर जाएंगे, निराशा कम होगी, हताशा कम होगी और आदमी अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएगा। एक समस्या और विद्यार्थियों के साथ होती है, एक उनके मन में डर का भी भाव होता है। जनरली 12वीं के बाद, जैसा कि आपने बताया कि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट यह साबित नहीं करता है, या किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट यह साबित नहीं करता है, उसे पूरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर पाता है, प्रतिभा का आकलन नहीं पड़ता है। तो हो सकता है किसी समस्या की वजह से इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में उसका अच्छा रैंक नहीं आया किसी विद्यार्थी का। वो विद्यार्थी गैप से बहुत डरता है कि एक साल का यदि गैप हो जाएगा मेरे साथ, अगली बार मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूंगा या मेडिकल कॉलेज में, तो ये गैप अच्छा नहीं होगा। अभिभावक भी काफी डरे हुए थे गैप की वजह से। आपका क्या मानना है जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के एक संचालक के रूप में और लंबे समय से काउंसलिंग करने का लोग, वो गैप होना चाहिए, अगली बार उसे फिर से अपीयर होना चाहिए एंट्रेंस में, एक अच्छा रैंक लाना चाहिए, या इसी साल प्रयास करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। और सबसे पहले देखिए, हर एक विद्यार्थी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है, मैंने जैसे बताया कि उसका हक भी है, उसका अधिकार भी है कि उसको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ इसलिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमेशा ड्रॉप करना एक बहुत आसान डिसीजन है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर आप इस साल अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे थे और जो संस्था या जिस भी कारण से आप ड्रॉप कर रहे हैं वो रीजन क्या है, आप अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो अगले साल आपको क्या हासिल करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक साल बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके कैरियर में, बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो आपके सीनियर हो जाएंगे, बहुत सारे सहपाठी ऐसे होंगे जो आपके सीनियर हो जाएंगे। एक साल का गैप होने की वजह से अगर आप 2023 में इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे थे और 2027 में आपका कंप्लीट होता, आप 2024 में स्टार्ट करेंगे और 2028 में आपका कंप्लीट होगा, तो एक बहुमूल्य साल आपके जीवन का चला गया। इस एक बहुमूल्य साल में आपके जो फ्रेंड्स है वो आपके चले गए, और एक साल अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होता और एक साल में जो आपको पैकेज मिलता है, जो आपकी कमाई होती, उसका भी आर्थिक नुकसान आपको होता। लेकिन ये सारा नुकसान होने के बावजूद अगर आपका टारगेट ये था कि मैं ड्रॉप कर रहा हूं और मुझे फलाना आईटी मिल जाए या फलाना एनआईटी मिल जाए या ट्रिपल आईटी मुझे मिल जाए या किसी बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान मुझे एडमिशन मिल जाए, और अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमताएं ऐसी हैं जिससे आप इसको अचीव कर पाएंगे, तब तो आप विन विन पोजीशन पे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसलिए आप ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चा सर एक दिन में बड़ा नहीं होता। हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमताएं पता होती हैं। अगर 6 महीने का, क्योंकि एग्जामिनेशन जो होगा अभी खत्म हुई है, रिजल्ट आते आते और काउंसलिंग की प्रक्रिया होते हैं तो 2-4 महीने का और समय निकल जाएगा, और उसके बाद मुश्किल से बच्चे को 6 महीने 7 महीने का समय मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमताएं हैं ऐसी जो कि आपकी चाहत को पूरा कर सकती हैं, आप बिल्कुल ड्रॉप करिए। लेकिन सिर्फ क्योंकि आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने ऐसा डिसीजन लिया है इसलिए आप भी ये डिसीजन लें, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ड्रॉप करने के बाद भी अगले साल भी आप उसी परिस्थिति में रहते हैं जहां पे आज है या उससे थोड़ा बहुत बेहतर रहता है, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 2.5 लाख या 3 लाख रैंक आया है और उस विद्यार्थी ने सिर्फ इसलिए ड्रॉप अगर कर लिया, या उसको ऐसा लगता है कि मैं अपना रैंक जो होगा 25,000, 30,000, 15,000 या 10,000 के अंदर ले आऊंगा जी, और मुझे लगता है कि कोई मुझे एनआईटी या ट्रिपल आईटी मुझे मिल जाएगी, और उस पर्पस से अगर वो ड्रॉप करता है तब तो शायद उसका पोजीशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसका 2.5 लाख रैंक अगर कन्वर्ट होकर 1.5 लाख रैंक में भी आ जाता है या 2 लाख रैंक में भी आ जाता है, तो स्थिति ऐसी बनी हुई होगी और फिर उसे जो शिक्षण संस्थान चाहिए, जो उसका ड्रीम था, उसको वो नहीं मिलेगा। तो ये जो डिसीजन है ये विद्यार्थी को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर लेना चाहिए और उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन ना ले कि क्यों किसी और ने किया है इसलिए मुझे ये करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपका ड्रॉप करना आपको एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है तो डेफिनेटली आप ड्रॉप करें और तैयारी करें। लेकिन अगर ड्रॉप करने के अगर आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब की आपको लग रही है नहीं है, तो बेहतर है कि आप इस साल ही किसी न किसी अच्छे संस्था का चुनाव, किसी न किसी अच्छे काउंसलर से मिल करके, ठीक है, अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करें और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं, ठीक है।
कभी कभी यह भी स्थिति देखी जाती है कि जैसे 12वीं के बच्चे ये तो निर्णय करने के सिद्ध होते हैं कि वही किन्हें किस तरफ जाना है, लेकिन परिपक्वता पूरी तरह नहीं आ पाती है। तो दूर के ढोल सुहावन वाली स्थिति होती है कि बगल का कोई अच्छा कॉलेज अगर मिल रहा है तो उन्हें पसंद नहीं आता है, लेकिन दूर का महानगरों में कोई बड़ा कॉलेज है या वो इंफीरियर है, वो कैंपस प्लेसमेंट उस तरह से नहीं हो पाता है और वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बेंगलुरु में जाके पढ़ूंगा, मुंबई में जाके पढ़ूंगा, लेकिन अगल बगल हमको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो नहीं मिल पाता। जबकि गार्जियन चाहते हैं कि अगल बगल के कॉलेज में हो तो ज़्यादा हो, आर्थिक रूप से भी और एक नज़दीक भी मेरा बच्चा रहेगा। ऐसी स्थिति में गार्जियन की और खासकर आप जैसे काउंसलर की क्या भूमिका हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग बात करें कॉलेजेस की, तो कोई भी राज्य अच्छा और बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। हर एक राज्य जो होता है वो अपने यहाँ जो भी संसाधन होते हैं उस संसाधनों के आधार पर अपने लिए शिक्षण संस्थानों का निर्माण करता है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। तो मेरे हिसाब से किसी राज्य में जाना कभी भी किसी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती है। उस राज्य में किस कॉलेज का आपने चुनाव किया है वही हमेशा आपके लिए आपके कैरियर में सफलता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर हम बैंगलोर चले जाएंगे तो हम वहां सिक्योर्ड हो जाएंगे, लेकिन जब उनसे कॉलेजेस के बारे में आप पूछेंगे तो वहां पे सैकड़ों कॉलेजेस में से सिर्फ वो 10 कॉलेजेस को ही चुनते हैं या 15 कॉलेजेस को ही चुनते हैं। अगर कोई राज्य अगर ऐसा होता जहां पे प्लेसमेंट अगर हो जाता तो हम वहां किसी भी संस्था में जाते और हमारा प्लेसमेंट हो जाता। ये दर्शाता है कि आप किसी भी राज्य में जाइए, ठीक है ना। हर एक राज्य अच्छा, हर एक राज्य में शिक्षा का माहौल अच्छा है, वहां के कॉलेजेस अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, लेकिन आपको वहां पे जो बेहतर कॉलेजेस हैं उनका चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि अगर इस पे छोटा सा अगर हम एक और लाइन जोड़ दे इसमें कि कॉलेजेस को चुनने के लिए एक और बेहतर तरीका है, जैसे हर एक साल अलग अलग काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट काउंसलिंग करती है और काउंसलिंग में जो है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होती है। तो सबसे पहले जब आप कॉलेज को चुनाव करते हैं, किसी भी राज्य में आप जाते हैं, जैसे आपने पूछा कि राज्य कैसे चुने, तो आप राज्य को ना चुने, ठीक है, उस राज्य के जो बेहतर शिक्षण संस्थान है उनको चुने। और वो बेहतर कैसे है इसको जानने के लिए आप एक बहुत बेसिक सी चीज आप देख सकते हैं कि अगर हर एक स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है, वेस्ट बंगाल की अपनी काउंसलिंग होती है, उड़ीसा की अपनी काउंसलिंग होती है, कर्नाटक की अपनी काउंसलिंग हो, तो उस काउंसलिंग में आप ये देखिए, क्योंकि आज के डेट में जितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं हर विद्यार्थी को कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए, हर एक विद्यार्थी को कंप्यूटर साइंस में ब्रांच चाहिए, जबकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटी अभी ज्यादा इस फील्ड में, तो हर एक विद्यार्थी, हर एक गार्जियन का झुकाव इसी ओर होता है। तो आप ये जरूर देखिए कि काउंसलिंग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है उस कॉलेज का क्या है, क्योंकि जिस ब्रांच में सब, क्योंकि आप एक चीज मानेंगे कि एक कॉलेज के लिए कमाई का जो संसाधन है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों से आने वाली फीस है जी, राइट। तो मतलब अगर विद्यार्थियों से फीस और विद्यार्थियों से पूरी फीस आ रही है, मतलब संस्थान का हेल्थ अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में देखिए कि कंप्यूटर साइंस जो आज के डेट में सबसे डिमांडेबल ब्रांच है, 100 में से 99 बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस को मूव करना चाहते हैं, और उसके बावजूद अगर किसी कॉलेज में शुरुआती रैंक 1 लाख है और 10 लाख रैंक तक के बच्चों को वहां पे सीट्स मिल रही है, मतलब कंप्यूटर साइंस जो सबसे डिमांडेबल ब्रांच है उसमें भी सीट्स खाली है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बाकी ब्रांचेस में सीट की स्थिति क्या होगी। अगर बाकी ब्रांचेस में सीट अच्छा नहीं है, मतलब कॉलेज के ऊपर आर्थिक दबाव होगा, और जब भी किसी संस्थान में आर्थिक दबाव होता है तो सबसे पहले जो कटौती होती है वो मानव संसाधन पर होती है, और शिक्षण संस्थानों में वो मानव संसाधन अच्छे फैकल्टीज होते हैं, ठीक है। अच्छे फैकल्टीज नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों को समस्या ये होती है कि उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, ठीक है, अच्छा माहौल नहीं मिलता, ठीक है ना। क्योंकि अगर विद्यार्थी नॉर्मल है तो कोई भी नॉर्मल टीचर भी उनको पढ़ा सकता है, लेकिन अगर किसी संस्थान में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो नॉर्मल फैकल्टी उनको नहीं पढ़ा पाएगा, तो वहां पे फैकल्टीज का लेवल अच्छा होता है, जिसका रिटर्न ये होता है कि विद्यार्थियों को ज्यादा कुछ सीखने मिलता है और ज्यादा कुछ जानने का मौका मिलता है, और उसका रिटर्न ये होता है कि एट द एंड जो बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो उनका प्लेसमेंट करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप राज्य का चुनाव करें तो नेचुरली उसका बहुत सारा बेंचमार्क है, कोई एक बेंचमार्क नहीं है। मैं जरूर चाहूंगा कि जब एक बार जेई का रिजल्ट आ जाए और 12th का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद जब नीट का भी रिजल्ट आ जाए तो आप इस पे वेब सीरीज जरूर बनाएं, और दोबारा मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आपसे मुझे मिलने का दोबारा इस मंच पे मौका मिले, तो बहुत सारा और आइडिया और कैरियर ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स और काउंसलिंग में कैसे हम लोग असिस्ट करते हैं इसके ऊपर, और चूंकि बहुत बड़ा फील्ड है, विस्तृत जानकारी है, तो एक बार में सारा चीज बताना मुश्किल है, तो हम लोग इसमें और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलेज को चुनने के बहुत सारे मापदंड होते हैं, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, फैकल्टीज उनके अच्छे हों, लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग उनका जरूर देखिए, उनके पास क्या क्या अप्रूवल है, क्या क्या एग्रीडेशन जो भारत सरकार के माध्यम से अच्छे शिक्षण संस्थानों को दी जाती है वो है या नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया कि नामांकन की प्रक्रिया कैसी है आपके वहां पे, वो सबसे पहला बेंचमार्क है। अगर आपको बुला बुला के एडमिशन दिया जा रहा है तो ध्यान रखिए कॉलेज बनेगा आप नहीं, और आप अगर दौड़ दौड़ के एडमिशन ले रहे हैं मतलब आपका करियर बनेगा, ठीक है, कॉलेज तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बहुत सारा बेंचमार्क है जिसको चुनने की आवश्यकता होती है, तो सारी चीजें तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है मंच पे। तो जब विद्यार्थी हमारे संस्थान में विजिट करेंगे तो हमारे काउंसलर और मैं पर्सनली हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक तरह के और हर एक चीज की जानकारी उनको प्रॉपर्ली दी जाए, ताकि वो सही कोर्स, सही कॉलेज का चुनाव कर सके और अपने करियर में आगे बढ़ सके। इंजीनियरिंग और मेडिकल ही बच्चों के लिए एकमात्र विकल्प नहीं हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी प्रतिभा है, और उस मुताबिक जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए ही बने हो।
जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी किन क्षेत्रों में लोगों का मार्गदर्शन करता है? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि जनरेशन शिक्षा समाधान के माध्यम से पिछले 15 सालों से हम लोग फील्ड में कार्यरत हैं और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर एक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में प्रोफेशनल कैरियर विद्यार्थी का बन सकता है, उस क्षेत्र में हम लोग कैरियर काउंसलिंग जरूर प्रोवाइड करें। तो हम लोगों ने 10th के बाद जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कैरियर काउंसलिंग हमारे यहाँ होती है और बहुत सारे कॉलेजेस और शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे हमारे माध्यम से उनका मार्गदर्शन होता है। साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज जो मैंने 12th के बाद बताया, बच्चे जो है अगर साइंस लिए हैं तो इंजीनियरिंग हो गया, या BBA BCA BCom में भी डिफरेंट संस्थानों में विद्यार्थी जाते हैं। जो उन्होंने PCM लिया वो इंजीनियरिंग के लिए प्लान करते हैं। उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग और मैनेजमेंट, आपका मास कम्युनिकेशन भी बहुत ही अच्छा विकल्प है जिससे आप लोग भी जुड़े हुए हैं। और साथ साथ होटल मैनेजमेंट के ऊपर भी कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ, हमारे द्वारा जो काउंसलर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे PCB लिए हुए हैं या जिन्होंने अपना बायोलॉजी का क्षेत्र सेलेक्ट किया है, तो PCM वाले बच्चे भी जाते हैं और साथ साथ PCB वाले बच्चे भी जाते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज में जाते हैं, बट मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग और इसके अलावा बहुत सारा स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें भी कैरियर काउंसलिंग हमारे माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि समाज के निर्माण में लग जाते हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए D.Ed, B.Ed और M.Ed भी का भी कैरियर काउंसलिंग जो हमारे संस्थान के माध्यम से दी जाती है। और एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें बहुत बड़ा मॉक जाता है और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, उसमें भी हम लोग कैरियर मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, जो है MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को उस कोर्स में भी कैरियर मार्गदर्शन मिलता है और साथ साथ MCA में भी हम लोग कैरियर कोर्सेज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी नई कैरियर और प्रोफेशनल कोर्सेज आ चुकी हैं जिनमें कैरियर के बहुत सारे विकल्प हैं जिसके बारे में विद्यार्थियों को पता है, ठीक है, लेकिन और विस्तृत जानकारी की तलाश उनको रहती है। तो हमारे माध्यम से ऐसे नए प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर में भी जानकारी विद्यार्थियों को हमारे काउंसलर्स के माध्यम से दी जाती है। तो ये जानकारी लेने के लिए बच्चों या अभिभावकों को किस तरह आप संपर्क कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपके चैनल पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे भी कॉल करके जो है हमारी संस्थान के एड्रेस पे विद्यार्थी पहुंच सकते हैं। टेलीफोनिकली भी जो दूर बैठे हुए टेलीफोनिकली भी उन विद्यार्थियों को हम लोग कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आवश्यकता है। एडमिशन आप बाद में लीजिए, पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए। और ये एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल निःशुल्क जनरेशन ने शिक्षा समाधान के माध्यम से पिछले 15 सालों से दी जा रही है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए कोर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, कॉलेजेस कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसका बजट क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वहां पे आपके लिए कैरियर की क्या संभावना है, किस तरह के विद्यार्थियों के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, क्या क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। और जब ये सारी चीजें आप जान लेते हैं तभी आपको डिसीजन लेने में सुविधा होती है कि मुझे कौन सा स्टेट, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज और किस बजट में चुनना होता है। और उसके बाद अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी सही होती है तो हम लोग एडमिशन और नामांकन में भी विद्यार्थियों की मदद करते हैं। लेकिन पहले हमारी ये कोशिश होती है कि विद्यार्थियों तक सही जानकारी पहुंचे और वो बिल्कुल निःशुल्क हम लोग जानकारी विद्यार्थियों को देते हैं। तो उसके लिए विद्यार्थी जो है हमारे संस्थानों को विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है दिए गए नंबरों पर कॉल करके भी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने अपने पहले सवाल के जवाब में एक बात बताई थी, टेक्नोलॉजी की महत्ता पर आपने चर्चा की थी। उसी तरह से आज के दौर में जब भी किसी विद्यार्थी को कोई क्वेरी होती है तो वो सर्च इंजन पर जाते हैं या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। या आप भी मानते होंगे कि सोशल मीडिया पर हर एक बात सही और सटीक हो, इसकी गारंटी नहीं है। कुछ सूचनाएं भ्रामक भी होती हैं। मुमकिन है कि वो विद्यार्थी उन भ्रामक सूचनाओं के फेर में पढ़ करके भटक सकते हैं, करियर का अपना निर्माण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो नेचुरली मैंने बोला, जैसे हम सभी लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए जो एक प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म जो होता है, वहां पे सही और गलत सारी जानकारियां दी जाती हैं, ठीक है ना। और वो हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है ना, चाहे वो ऑनलाइन पे हो चाहे वो ऑफलाइन पे हो, ठीक है। तो ये तो इसका चुनाव जो होता है विद्यार्थियों को, जो या तो मैं तो जैसे मैंने आपको बताऊंगा, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग सटीक और सही जानकारी विद्यार्थियों को दें। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि विद्यार्थियों को जानकारी कहीं से भी मिले, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करने के लिए वो जनरेशन शिक्षा समाधान के काउंसलर्स को संपर्क करें और उसका वेरिफिकेशन कर लें। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि कोई भी चीजें जो है वो किस तरीके से उपलब्ध है और वो आपके लिए कितने फायदेमंद है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो हर समय सही होता है और ऑनलाइन गलत हो, या ऑनलाइन का सारा प्लेटफॉर्म सही होता है ऑफलाइन गलत होता है। ये हमें निजी विवेक से समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो जानकारी हमें मिल रही है वो हमारे फेवर में कितनी है और कितना सटीक और सही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह की जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन से आता है और अगर आप चाहते हैं कि उसको एक बार उसकी गुणवत्ता को भी वेरीफाई करें, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हम लोग को सारी जानकारी है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसको और बेहतर और सटीक आप तक पहुंचाने के लिए, जब आपका डिस्कशन हमारे साथ होगा तो और बेहतर तरीके से उसको छान करके और उसका सही जो ओपिनियन है वो हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास पूरा करेंगे। एक सवाल मैं विद्यार्थियों अभिभावकों की तरफ से करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। काफी लंबे समय से कुछ संस्थाएं हैं, कुछ
संस्थाएं जो बनी और फिर खत्म भी हो गई, ऐसी स्थिति में जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान ही क्यों, या यह समाधान संस्था जो है और उनसे अलग क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सारे जो शिक्षण संस्थान जो भी संचालक हैं, ठीक है, मैं हमेशा ये सलाह भी देता हूं लोगों को कि, और नेचुरली हर कोई अच्छा है, हर कोई बेहतर है, हर कोई अपना अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैं नहीं ये कहूंगा कि बाकी लोग जो है वो उनसे हम लोग बेहतर हैं। हाँ, हम लोग अपना काम जो है पूरी प्रयास रहती है हमारा कि हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, सटीक तरीके से करते हैं। हाँ, कभी कभी किसी न किसी तरीके की गलतियां होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको सुधारने की और सही चीज लोगों तक पहुंचाने की। बाकी सारे लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएट आपको, चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि आज हमारी संस्थान जो लगभग पिछले 15 सालों से जिन जगहों पे काम कर रही है, उन्हीं ऑफिसेज में आज भी हमारा कार्यालय है। हमारा जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर जितना भी आपको दिखेगा, ये सब 10 से 15 साल पुराना है, ठीक है। और आज के डेट में सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जनरेशन नेक्स्ट जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचने की कोशिश करती है, और ये तभी संभव हो पाता है जब आप सही काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग विद्यार्थियों का कैरियर निर्माण का काम कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसी चीज नहीं बेच रहे हैं जिसको सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे गलती होती है तो उसका खामियाजा विद्यार्थियों को उसके करियर के रूप में मिलता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि सही इंफॉर्मेशन और सही जानकारी दी जाए, और इसमें लगातार जनरेशन ने काफी सालों से काम कर रही है। इसमें बहुत सारे और भी संस्थाएं काम कर रही होंगी और कर रही हैं, और ये विद्यार्थियों के ऊपर मैं पूरे उनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये शायद उचित नहीं होगा किसी और के बारे में बताना। हाँ, लेकिन हम लोग पिछले 15 सालों से, जनरेशन ने शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से झारखंड के विभिन्न शहरों में, बंगाल के विभिन्न शहरों में, बिहार के विभिन्न शहरों में और बहुत सारे कलीग्स के माध्यम से विद्यार्थियों तक सही कॉलेज, सही जानकारी और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि हमारा टैगलाइन भी है कि जानकारी सही मिलेगी यहीं, तो बाकी लोग भी अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि विद्यार्थियों तक सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी हो। और हम लोग जरूर चाहेंगे और आमंत्रित करना चाहेंगे विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को कि हमारे संस्थान में एक बार आए, बैठ करके जानकारी ले, और बाकी जगह पे अगर उनको लगता है तो उनको जाना चाहिए, ताकि उनको डिफरेंशिएट करने में और सुविधा हो जाएगी कि कहां सही और सटीक इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। और जहां आपको इंफॉर्मेशन सटीक और सही मिले, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसके बाद एडमिशन के लिए प्लान करिए। बिल्कुल। चलते चलते 10वीं और 12वीं के बच्चों को अलग अलग क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश कुछ नहीं, जो 10वीं के बच्चे जिन्होंने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपको लगता है कि हायर प्रोफेशनल कोर्स की ओर अगर आपको मूव करना है तो फिर आप उन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को चुने। और फिर से मैं बता दूं, आपका अगर आपका रिजल्ट थोड़ा कमजोर भी है तो उसको फिर से सुधारा जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। किसी भी स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाता है, ये गारंटी आपके सक्सेस की नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा संस्थान मिल गया है, 12th में किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप किसी कारण से उससे चूक जाते हैं तो फिर से मैं आपको बता दूं कि आखिरी जो है एग्जाम या आखिरी कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिंदगी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में हमें लगातार एग्जामिनेशन देना पड़ता है। 12th पास विद्यार्थी अब अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, क्योंकि यहां से कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम से स्टार्ट होते हैं। तो मेरा सलाह हमेशा यही होगा कि आप किसी भी व्यक्ति के सिर्फ सलाह में, या किसी भी व्यक्ति के दबाव में, या किसी भी भ्रामक जानकारी के दबाव में किसी कोर्स या किसी कैरियर को ऑप्ट ना करें। आप आज के समय के हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कैरियर ऑप्शन अच्छा है, उसको जरूर चुने। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गार्जियन से थोड़ा सलाह ले, आपके साथ जो लोग हैं उनसे भी जरूर सलाह ले, और साथ साथ किसी न किसी काउंसलर से भी संपर्क करें, ताकि आप अपने लिए आज के मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने वाली एक सही कोर्स को ऑप्ट कर सके, सही संस्थान को ऑप्ट कर सके, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से कोर्स और कॉलेज का चयन करिए, राज्यों का चयन करिए। और आपके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना जरूर करता हूं। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान फिर से इन चीजों के लिए आमंत्रित करेगा सारे विद्यार्थियों और अभिभावकों को, ताकि 12th के बाद आपके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, ये ऑन टेबल और ज्यादा बेहतर तरीके से, या फिर टेलीफोनिकली नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके अपने लिए बेहतर कैरियर विकल्प भी तलाश सकते हैं। और उसमें हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग उसमें आपकी कुछ मदद कर पाए। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आपको आमंत्रित करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की सीरीज आपके माध्यम से चलती रहेगी, और विद्यार्थियों तक हम लोग आने वाले समय में भी और भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, चूंकि अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेटिव बात, बहुत सारी चीजें हैं जो काउंसलिंग के ऊपर में, चाहे वो नीट की काउंसलिंग हो, चाहे जेईई की काउंसलिंग हो, या बाकी चीजों काउंसलिंग के ऊपर नहीं बताई है। तो अगर आप आगे सीरीज बनाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप दोबारा मुझे आमंत्रित करें, इसका सौभाग्य मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के संस्थापक संचालक सुरेश कुमार सिंह को। बिल्कुल बिना लाग लपेट के उन्होंने निसंकोच सारी बातें उन्होंने बताई। मुमकिन है कि शिक्षा साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों का, अभिभावकों के कई समस्याओं का समाधान हुआ, कई सवालों के जवाब मिले। इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ करके आप उनसे सीधे भी मिल सकते हैं, उनके कार्यालयों में मिल सकते हैं, उनके कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं, और आपकी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान निश्चय ही हुआ होगा, क्योंकि उनका एक पंचलाइन ही है कि जानकारी सही मिलेगी यहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सेट लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।